रेनू जी सरकारी स्कूल में टीचर थी। उनकी कोई औलाद नहीं थी। वह अब अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से में पहुंच चुकी थी जहां पर अब सिवाय उसके पति के और कोई भी सहारा मौजूद नहीं था। जल्दी वह भी अपनी नौकरी से रिटायर्ड हुई और अपने इस सरकारी नौकरी से मिलने वाले लाखों रुपए लेकर अपने आगे की ज़िंदगी अपने घर में गुजारने लगी। रेनू जी बड़ी सीधी सादी और नरम स्वभाव की थी। वहीं दूसरे तक उसके पति भी बड़े अच्छे स्वभाव के थे। आज तक दोनों में किसी बात पर लड़ाई नहीं हुई थी। एक दूसरे को बड़े ही इज्जत से पुकारा करते थे। औलाद न होने की कमी उन्हें अब अपनी ज़िंदगी के इस हिस्से में आकर महसूस हुई थी। एक दिन रेनू जी अपने पति से कहने लगी, क्यों न हम कोई बच्चा गोद ले लें। पहले तो नौकरी में बिजी रहे तो पता ना चला। वहाँ पर पढ़ाने वाले बच्चों को अपना बच्चे समझकर उन पर ध्यान देती, मेहनत करती। मगर अब घर में अकेली रहती हूँ तो यह घर मुझे काटने को दौड़ता है। बार बार पास्ट को याद करती हूँ तो मन भर आता है। महावीर, मैं वह गलती ना करती तो आज मेरी भी कोई औलाद होती। यूं इस उम्र में बच्चों के लिए तरस ना रही होती, बल्कि अब तक तो भगवान हमें पोते पोती की खुशी भी दिखा चुका होता। हमारी ज़िंदगी बड़ी खुशी से गुजर रही थी। रेणु जी ने जब अपने पति महावीर से बात की तो वह गहरी सांस लेकर रह गई। मुस्कुराकर अपनी पत्नी को देखने के बाद कहने लगे कि तुम्हें यकीन है कि तुमने जो कुछ सोचा है वैसा ही होता। आज से कई साल पहले जब रेणु जी और महावीर की शादी को 2 साल हुआ था तो रेणु जी प्रेग्नेंट हुई थी। कुछ महीने बाद उन्हें खबर मिली कि वह एक बेटी को जन्म देने वाली है। एक दिन उनकी तबीयत खराब थी, मगर इसके बाद भी वह स्कूल में पढ़ाने के लिए निकल गई। रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। महावीर ने उस दिन छुट्टी करने को कहा था, मगर उन्होंने स्कूल जाने को अहमियत दी थी और यह उनके साथ ही हादसा हो गया। उनकी जान तो बच्ची बच्चों की थी, मगर उनका बच्चा इस दुनिया से जा चुका था। मगर कुछ प्रॉब्लम की वजह से वह अब दोबारा कभी बीमार माँ नहीं बन सकती थी। खैर, महावीर ने गहरी सांस लेते हुए रेणु जी से कहा कि हमारे भविष्य में क्या होने वाला है यह हमारा भगवान बेहतर जान सकता है। अगर सच में हमारे लिए हमारी औलाद बेहतर होती तो भगवान हमें औलाद ज़रूर देता। क्या खबर कि वही औलाद बड़ी होकर हम इतने ही दुख और तकलीफ देती। तभी भगवान ने हमें औलाद ही नहीं दी। यह बात सुनकर रेणु जी चुप हो चुकी थी। जिनके के कुछ साल ही वह महावीर के साथ गुजार पाई थी। आधी रात को पति की बिगड़ती हालत देखकर वह परेशान हो गई थी। रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। कुछ समझ नहीं आया कि रात के इस वक्त मैं किसको आवाज़ दूँ, किसको बुलाए, कौन जाकर उनकी इस वक्त में मदद करे। यही वक्त था जब उन्हें अपनी औलाद की कमी महसूस हो रही थी। उन्होंने कंपकपाते हुए हाथों से एम्बुलेंस को कॉल की। एम्बुलेंस जब तक आई और महावीर जी को अस्पताल पहुंचाया गया तब तक वह बहुत देर हो चुकी थी। महावीर जी मर चुके थे। यह खबर किसी पहाड़ की तरह रेणु जी पर गिरी थी। मैं दुनिया में पूरी तरह से अकेली रह गई थी। मगर यूं इस उम्र में उनके पति का इस तरह छोड़कर जाना उनके लिए काफ़ी तकलीफ दे रहा था। कुछ दिनों तक तो पड़ोसी और दूर दराज के रिश्तेदार उनके यहाँ आकर उन्हें सब्र का कहते रहे। कुछ रिश्तेदारों में तो यह भी कहा कि रेणु जी आप हमारे साथ रह लें, मगर रेणु जी ने मना कर दिया। उनके पास अपना घर था, अपनी पेंशन थी, बैंक बैलेंस था, पति की जायदाद थी। यह सब कुछ उनके लिए काफ़ी था। उन्होंने जाने से मना कर दिया, कहने लगी कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद उठा लूँगी। धीरे धीरे एक बार फिर सब कुछ अपनी ज़िंदगी में बिजी हो चुके थे, जबकि रेणु जी अपने घर में अकेले रह गई थी। सारा सारा दिन घर में बैठे बैठे घर उनको काटने को दौड़ता था। धीरे धीरे उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने सोचा कि भले दौलत की कमी नहीं, मगर घर बैठकर वह खुद को डिप्रेशन का शिकार नहीं करना चाहती। अगले ही दिन रेणु जी ने सोचा कि वह घर के पास ही मौजूद प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देगी, ताकि कम से कम बच्चों को देखकर उनका दिल ही बहला रहेगा। अगले दिन उन्होंने यह सोचा, मगर जब उन्होंने रेणु जी की योग्यता देखी तो कहने लगे कि आप हमारे प्राइमरी स्कूल में नहीं बल्कि हमारे 12वीं ब्रांच में पढ़ाइए। आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमारे बच्चों को इसकी बहुत ज़रूरत है। रेणु जी को भी आपत्ति न थी। वह स्कूल यहाँ से कुछ दूरी पर था, मगर उनके पास अपनी गाड़ी थी, वह खुद ड्राइव कर सकती थी। इसलिए रोज़ाना 30 मिनट का सफ़र तय करके वह स्कूल में आने जाने लगी। धीरे धीरे बच्चों के साथ रहते हुए उनका दिल भी बहलने लगा। मगर जब एक दिन मई की तपती दोपहर में वह बच्चों को पढ़ाकर वापस घर की तरफ आ रही थी कि उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। उन्होंने एक झटके में गाड़ी को रोका था। जब गाड़ी से उतर कर देखा तो टायर की हवा बिल्कुल ही निकल चुकी थी। आसपास नज़र
दौड़ाई तो यह एक सुनसान सा इलाका था। आसपास कोई घर नहीं था। दूर दूर चट्टान थी और मिट्टी के टीले बने हुए थे। इस जून की झुलसा देने वाली गर्मी में तो कोई छायादार पेड़ भी नहीं था। पेड़ के पत्ते तक झुलस कर पीले पड़ चुके थे। वहाँ पर किसी को के मदद के लिए भी नहीं पुकार सकती थी। रेणु जी तो परेशान होकर रह गई। आसपास नज़र घुमाई तो अनगिनत गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल सवार जा रहे थे। रेणु जी ने उन्हें से मदद लेने का सोचा। अपनी गाड़ी वह एक तरफ सड़क के किनारे खड़ी कर चुकी थी। फिर हाथ की इशारे से लोगों को रोकने लगी, मगर हर कोई बड़ी स्पीड से उनको अनदेखा करते हुए चले गए। कोई भी रेणु जी की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सभी अपने अपने कामों में और अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचने में बिजी थे। यह देखकर रेणु जी काफ़ी परेशान हो गई थी। कभी गाड़ी में आकर बैठी तो कभी गाड़ी से बाहर निकल आती, क्योंकि यह तपती हुई धूप तो उनके दिमाग पर असर कर रही थी। ऊपर से उनकी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। आखिरी वह इतनी तेज़ धूप में और गर्मी बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। काफ़ी नाजुक मिजाज की थी। यहाँ पर उन्हें खड़े हुए 3 घंटे बीत चुके थे, मगर कोई भी उनके लिए नहीं रुका था। धूप थी कि जान लेने को थी। जब आखिरी बार फिर कोशिश करते हुए कांपती हुई रेणु जी गाड़ी से उतरी और हाथ की इशारे से गाड़ी रोकने लगी, तभी वहाँ पर दूर से टैक्सी आई हुई दिखाई दी। टैक्सी काफ़ी पुरानी थी। बोनट पर जंग लगा हुआ और टूटा हुआ फ्रंट शीशा देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था कि यह टैक्सी काफ़ी पुरानी है। पहले तो वह टैक्सी बड़ी तेज़ी से आई, वहाँ से गुजर कर जा रही थी, मगर जब रेणु जी को वहाँ पर खड़े देखा तो वह टैक्सी वापस रिवर्स हो आई और रेणु जी के पास खड़ी हो गई। उस टैक्सी में एक नौजवान लड़का चला रहा था, जिसकी उम्र 25 से 26 साल थी। उसने जब रेणु को खड़े देखा तो फौरन गाड़ी से नीचे उतरा। रेणु जी के सारे कपड़े पसीने से भीग चुके थे। चेहरा था कि धूप की वजह से लाल हो रखा था। धूप की वजह से हालत खराब हो चुकी थी। उस लड़के ने रेणु जी को देखा और कहने लगा कि क्या बात है मैडम, आप यहाँ पर क्यों खड़ी है, कोई मसला है? रेणु जी ने भगवान का धन्यवाद किया और उस लड़के से कहने लगी कि बेटा, मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया है। मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं गाड़ी का टायर चेंज कर सकूं। सच पूछो तो आज से पहले मैं ये काम कभी नहीं किया और ना ही आज से पहले मेरे साथ ऐसा कोई हादसा हुआ कि वरना मैं इस गाड़ी को वर्कशॉप में ले जाती। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यह सुनकर वो लड़का मुस्कुराए और कहने लगा कि आप चिंता मत करें मैडम, मेरी गाड़ी में बैठ जाइए। पानी भी वहाँ पर पड़ा है, चिंता मत कीजिएगा, वह जूठा नहीं है। आप पानी पिए, छाया में बैठिए, मैं तब तक आपकी गाड़ी का टायर चेंज कर देता हूँ। रेणु जी ने उस लड़के की बात सुनी तो उसकी गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में ठंडा पानी की बोतल मौजूद थी। जरूरी है कि लड़का अपने घर से ही लाया था। ठंडा पानी पीकर तो जैसे एक पल को रेणु जी को सुकून सा मिला था। पानी पीकर जिसमें जैसे जान सी आ चुकी थी। उन्होंने एक नज़र सामने लड़के पर डाली, जो इतनी तेज़ धूप में सड़क के किनारे उनकी गाड़ी का टायर लगा रहा था। वहाँ पर और भी तो लोग थे, मगर सिर्फ यही था जो उनके लिए रुका था और उनकी मुसीबत को समझ पाया था। कुछ सोचते हुए रेणु जी ने अपने पर्स में देखा तो उस वक्त उनके पास 40,000 रुपये मौजूद थे। रेणु जी ने कुछ सोचा और फिर कहने लगी, क्यों ना इनमें से 30,000 रुपये का इनाम इस लड़के को दे दूं। देखने में तो वह बहुत काफ़ी मालूम होता था। उसके कपड़े और हुलिया से साफ दिखाई दे रहा था कि वह गरीब गिराने का संबंध रखता है। क्यों ना ये मदद कर दी जाए और इनाम के तौर पर उसे दे दिया जाए। रेणु की सोचने लगी। 30,000 अलग करके रख लिए और फिर जैसे ही वह लड़का गाड़ी का टायर चेंज करके आया तो रेणु जी उसकी गाड़ी से उतरी। लड़का कहने लगा कि मैडम, आपकी गाड़ी का टायर चेंज हो गया है, आप बेफिक्र होकर अपने घर पर जाएं। यह सुनकर रेणु जी ने उसका बहुत धन्यवाद किया और फिर अपने पास मौजूद 30,000 रुपये उसकी तरफ बढ़ाए। वह पैसे देखकर एक पल को वह लड़का हैरान हुआ था। कहने लगा कि यह पैसे किस लिए? रेणु जी कहने लगी कि यहाँ पर इतने लोग गुजरे, मगर तुम थे जिसने मेरी मदद की, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा इनाम। वह लड़का मुस्कुराए और कहने लगा कि नहीं, आपने मेरे बारे में इतना सोचा वह ही काफ़ी है। मैं आपसे यह पैसे नहीं ले सकता। दरअसल मेरी ज़िंदगी का मकसद है, मैं बस लोगों की मदद करना चाहता हूँ, वह भी बगैर किसी लालच और मकसद के। और आप वह पहले नहीं हैं जिसकी मैं यूँ मदद की है। यकीन मानिए, उन्होंने भी ऐसे ही मेरी तरफ पैसे बढ़ाए थे, मगर मैं किसी भी अपने इस पुण्य का बदला नहीं लेना चाहता, बल्कि मैं इसका बदला अपने भगवान से चाहता हूँ। इतना कहकर वह लड़का वहाँ से चला गया। रेणु जी तो प्रभावित हुए बगैर ना रहस्य कि कितने अच्छे आचरण वाला इंसान उन्हें अपनी ज़िंदगी में आज से पहले नहीं देखा था। वह गहरी सांस लेकर रह गई कि ज़रूर इस लड़के की परवरिश करने वाली माँ बड़ी ही नेक और बड़े दिल वाली होगी। रेणु जी दिल ही दिल में उसे दवा देने लगी और फिर गाड़ी में बैठकर अपने घर चली आई।
वह घर में जाकर आराम करने के लिए कमरे में लेट चुकी थी, मगर बार बार उस लड़के के शब्द उनके दिमाग में गूंज रहे थे, जो उनसे कह रहा था कि बगैर लालच के लोगों की मदद करता हूँ और इसका बदला अपने भगवान से चाहता हूँ। यह सुनकर रेणु जी के चेहरे पर मुस्कुराहट छाई थी। उनका दिल भी चाहा कि वह भी ऐसे ही पुण्य करे। अरे, इस लड़के ने तो उनसे वह पैसे भी नहीं लिए। यहाँ तक कि रेणु जी उसे ज़बरदस्ती देना चाहती थी, मगर उसे लेने से मना कर दिया और वहाँ से चला गया। यह सोचकर रेणु जी मुस्कुराई थी। अगले दिन जब वह स्कूल में पढ़ा रही थी तो बच्चों को पढ़ाती हुए अचानक स्टाफ रूम से शोर की आवाज़ आने लगी। स्कूल की प्रिंसिपल किसी बात पर झगड़ रही थी। रेणु जी के पढ़ाने में डिस्टर्ब हुआ तो वह कुछ सोचते हुए क्लासरूम से बाहर निकली। जब उन्होंने स्टाफ रूम की तरफ देखा तो प्रिंसिपल गुस्से से अपने सामने खड़ी लड़की को डांट रही थी। कुछ सोचते हुए रेणु जी चलते चलते उनके पास आ गई और कहने लगी कि मैडम, क्या बात है, क्या हो रहा है। स्कूल की प्रिंसिपल बहुत गुस्से से कहने लगी कि देखिए ना रेणु जी, यह लड़की पिछले 4-5 दिनों से लगातार यहाँ मेरा दिमाग ख़राब करने के लिए आ रही है और इतने अच्छे तरीके से मैं इसको समझ चुकी हूँ कि हमें किसी की भी तरह की वर्कर की ज़रूरत नहीं है। हमारे स्कूल में पहले ही वर्कर्स बहुत मौजूद है, मगर यह बार बार जिद कर रही है कि मुझे ज़रूरत है काम की, मुझे काम चाहिए। अब भला इसको मैं किस ज़बान से समझाऊँ। हमें और वर्कर्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर फ्री में काम करना चाहती है तो करती रहे, मगर हमसे कोई उम्मीद मत रखे। प्रिंसिपल की बात सुनकर रेणु जी ने जब सामने खड़ी लड़की को देखा तो उसके चेहरे पर तो जैसे संबंध और आंसू देखकर रेणु जी का दिल पसीज सा गया। उस लड़की की उम्र 18 से 20 साल के बीच होगी। गोरे से रंग की लड़की थी। बड़े से दुपट्टे से अपने खुद को ढक रखा था, कपड़े भी ठीक पहन रखे थे। तभी रेणु जी की नज़र उसके पेट की तरफ गई, जो जरा बड़ा हुआ था। दुपट्टा आगे की तरफ मौजूद महसूस हो रहा था कि जैसे वह 5-6 महीने की प्रेग्नेंट तो ज़रूर है। रेणु जी उसको गौर से देख रही थी। तभी प्रिंसिपल उनसे कहने लगी कि अब देखिए, यह लड़की प्रेग्नेंट भी है। अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो फिर क्या बनेगा। फिर बिना वजह हमारे स्कूल का नाम बदनाम होगा। मगर यह लड़की है कि समझने को तैयार ही नहीं है। और प्रिंसिपल उसकी बेइज्जती करती इससे पहले इस लड़की ने हाथ जोड़ दिए और माफ़ी मांगती बोली कि माफ़ कर दीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लेती हूँ। वह लड़की अपनी आंखों में आए आंसू पोंछती हुई वहां से जाने लगी। मगर रेणु जी के दिल में मानो कुछ हुआ था। उन्हें एकदम ही वह लड़का याद आने लगा जो बगैर किसी मतलब के उनकी मदद करने के लिए रुका था। उसने उनके साथ भलाई की थी। इसलिए रेणु जी ने सोचा कि वह इस लड़की को भी ऐसे ही नहीं जाने देगी, बल्कि उसकी मदद करेगी। वह लड़की स्कूल से बाहर निकल गई थी। रेणु जी फौरन उसके पीछे गई और उसे रोका। वह लड़की उनके पुकारने पर फौरन रुकी थी। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। कहने लगी कि जी क्या बात है। रेणु जी ने इस पल अपने बैग से कार्ड निकाल कर उसे दे दिया और कहने लगी कि इसमें मेरे घर का एड्रेस है। फिलहाल तो मैं यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, मगर तुम शाम को मेरे घर पर मिलना। वह लड़की रेणु जी का धन्यवाद करते हुए वहाँ से चली गई। रेणु जी अंदर ही अंदर इत्मीनान में आ गई। उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और पढ़ाने के बाद जब अपने घर पहुँची तो बहुत थकी हुई थी। फ्रेश होने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए लेट चली गई। 6 तो कब के बज चुके थे। अब 7 बजे का वक्त था। जब उनके दरवाजे पर दस्तक हुई, नौकरानी दरवाज़ा खटखटा रही थी। रेणु जी से कहने लगी कि कोई लड़की आई है आपसे मिलने के लिए। रेणु जी पहले तो सच सोच में पड़ गई, मगर फिर जब उन्हें याद आया तो फ़ौरन उन्होंने उस लड़की को अंदर बुलाने हॉल में मिलने को कहा। वह लड़की हॉल में आकर बैठ चुकी थी। अभी भी उसने दुपट्टा अपने ऊपर लपेट रखा था। रेणु जी उसके सामने जाकर बैठी तो उसकी हालत देखकर उन्हें उस पर तरस आने लगा। उसके लिए फलों का जूस मंगवाया। इसे पीकर उस लड़की को कुछ ताकत मिली। उसका चेहरा खिल उठा। फिर रेणु जी उससे कहने लगी, कितने महीने की प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा पति क्या करता है जो इस हालत में भी तुम्हें धक्के खाने के लिए छोड़ा हुआ है। यह सुनकर वह लड़की फौरन तड़प उठी थी। फौरन कहने लगी कि नहीं नहीं, मेरा पति तो मेरे साथ बहुत अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं 6 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ परेशानियां हैं, इसलिए मेरा ऑपरेशन होगा, वरना मेरे बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। मेरा पति तो मुझसे बड़ी ही मोहब्बत करता है, मगर हम दोनों ही मेहनत मजदूरी करते हुए आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से मेरे पति का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, जिसकी वजह से हम कर्ज में डूब चुके हैं। अब पति जो भी कमाता है उससे वह कर्ज उतारते हैं, जो कि और 3-4 महीने का रह गया है, और बाकी मैं जहाँ नौकरी करती थी उन पैसों से ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कर रही थी। मगर मेरी मालकिन ने बगैर किसी वजह से मुझे काम से निकाल दिया और अब कोई मुझे काम पर रखने को तैयार नहीं है। यह सुनकर रेणु जी ने गहरी नज़र उस लड़की पर डाली। फिर कहने लगी, कितना उधार है तुम लोगों पर। वह लड़की
बोली कि जी 1 लाख रुपए रह गए हैं। यह सुनकर रेणु जी ने गहरी सांस ली। फिर कहने लगी, तुम खाना बना लेती हो? यह सुनकर उस लड़की ने फौरन हाँ में सर हिलाया। कहने लगी कि जी मैं खाना बहुत ही अच्छा बनाती हूँ। मेरा पति मेरे खाने की बहुत तारीफ करता है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हर काम बहुत ही साफ सुथरा करती हूँ। यह सुनकर रेणु जी मुस्कुराई और कहने लगी कि ठीक है, आज के बाद मेरे घर में रात का खाना और पौधों को पानी देना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह सुनकर वह लड़की मुस्कुराई थी। उस दिन उसने रेणु जी के लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया था। रेणु जी ने पेट भरकर खाना खाया। बाकी जो खाना बचा उन्होंने जाते हुए उस लड़की को पकड़ा दिया जिसका नाम सुमन था। कहने लगी कि यह खाना अपने साथ ले जाओ, खुद भी खाना और अपने पति को भी देना। यह देखकर सुमन की आंखों में आंसू आ गए थे। कहने लगी कि बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छी है, भगवान आपको इसका फल देगा। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई और रेणु जी दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस कर रही थी। अगले ही दिन रेणु जी ने अपनी एक दोस्त लेडी डॉक्टर से बात की जिससे अपना हॉस्पिटल था, बड़े अच्छे केस हैंडल करती थी। उन्होंने सुमन के बारे में उन्हें बताया और कहा कि इस केस के सारे पैसे मैं भरूंगी। अगले दिन जब सुमन आई तो रेणु जी ने उससे कहा कि तुम यहाँ से अपनी डिलीवरी करवाना। उसी क्लिनिक का नाम सुनकर वह कहने लगी, नहीं नहीं मालकिन जी, यह तो बड़ी महंगी डॉक्टर है, लाखों रुपए ले लेगी, मैं कहाँ से इतने पैसे भर पाऊंगी। मगर रेणु जी मुस्कुराई और कहने लगी, इस बात की तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हर मुमकिन कोशिश मदद करूंगी। और यह सुनकर तो सुमन की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी कि आखिर आप मेरे साथ इतनी भलाई क्यों कर रही है? मेरा तो आपके साथ कोई रिश्ता भी नहीं है, काम करते हुए भी सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं। तो रेणु जी मुस्कुराई और उन्हें एकदम ही उस लड़के की याद आई थी। कहने लगी कि कुछ नहीं, बस मैं भी एक दिन ऐसे ही बेबस और लाचार थी जब एक इंसान ने मेरी मदद की थी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी इस बात को आगे बढ़ाऊँ और ऐसे ही लोगों की मदद करूं। यह देखकर सुमन रेणु जी को दुआएं देने लगी। उसे तो इस घर में काम भी बड़ा आसान करने को मिला था और तनख्वाह भी 15,000 मिल रही थी। जब उसकी डिलीवरी का वक्त आया तो रेणु जी ने उसे अपने दोस्त का ही पता दिया था। उसके क्लिनिक में ही सुमन ने एक बेटी को जन्म दिया जो कि बिल्कुल सेहतमंद और तंदुरुस्त थी। जब रेणु जी ने बच्चे को जन्म की खबर सुनी तो वह मुस्कुरा उठी। उन्होंने सोचा कि वह खुद जाकर सुमन के बच्चे को देखेगी। जब सुमन से मिलने के लिए अस्पताल गई तो एक पल को उनके कदम रुक गए थे, क्योंकि वहां पर वही पुरानी सी टैक्सी खड़ी थी जिसे निकालने वाले नौजवान ने उसकी मदद की थी। जब वह अंदर पहुंची तो वही टैक्सी वाला लड़का देखकर हैरान रह गई। उस बच्चे को उठाए सीने से लगाए प्यार कर रहा था और सामने सुमन लेटी उनको देखकर मुस्कुरा रही थी। यह दृश्य देखकर तो जैसे खून की लहर रेणु जी की नसों में तेज हो चुकी थी। यह तो वही लड़का है जिसने उनकी मदद की थी, और क्यों अनजाने में ही नहीं सही उन्होंने उसकी मदद का बदला कुछ ऐसे उतारा था। रेणु जी को देखकर सुमन फौरन बोली उठी, श्याम यह वही औरत है जिनकी बुराई और अच्छाई की वजह से आज हमारा बेटी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने मेरे इलाज का सारा खर्चा खुद उठाया है और मुझे नौकरी दी। जब सामने रेणु जी को देखा तो उसकी आंखें एक पल को फटी की पटी रह गई। उसने कहा कि मुझे वह तो हड़बड़ा सा गया था, उसकी भलाई का बदला उसे यूं मिलेगा उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वह रेणु जी का धन्यवाद करने लगा। इसके बाद तो जैसे रेणु जी का यही काम सा बन गया था। वह अपने पास आए हर मजबूर बेबस इंसान की मदद करने लगी और अपनी आगे की ज़िंदगी ऐसे ही लोगों की भलाई करते हुए गुजारने लगी। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।